इशू है पता है क्या है? पहला चीज़ क्या है, इसको बंद करना है, ओके। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे पास ना इस टाइम एक बना है, हर चीज़ का मॉडल बना है, सही है। मैं देख रहा था कि तुमने ये यूज़ किया प्रॉक्सी मॉडल, है ना, और इसके थ्रू मॉडल के अंदर मॉडल पास किए हैं, तो इसकी वजह से ज़रूरत नहीं थी। बाकी चलो आगे चलता हूँ। सबसे पहले हमने एक बनाया प्रोडक्ट मॉडल, एक हमने बनाया टेबल मॉडल या टेबल मॉडल, और इसके अलावा हमने मान लो 3-4 और मॉडल हैं हमने बना लिए। एक मैंने बनाया मेन मॉडल। ये मेन मॉडल का पर्पस क्या है? मेन मॉडल का पर्पस ये है कि जब भी कभी तुम्हें टेबल्स गेट करने हो किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्ट के अंदर, कभी भी तुम्हें प्रोडक्ट्स गेट करनी हो किसी भी पॉइंट पे ऐप के अंदर, और कभी भी तुम्हें ऐसी चीज़ गेट करनी हो जो रियल टाइम है, सिवाय ऑर्डर्स के। ऑर्डर तो हर टाइम अपडेट हो रहा है, प्लेस किया, गेट हुआ, उसका स्टेटस चेंज हुआ, उसको निकाल के किसी भी टाइम तुम्हें सारी प्रोडक्ट्स गेट करनी है। वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेटर ने एक ही दफ़ा सारी प्रोडक्ट देखनी है, हर टाइम एडमिन बैठ के प्रोडक्ट तो ऐड नहीं कर रहा होगा। वन टाइम ऐप ओपन हुई, प्रोडक्ट गेट हो गई, वो सारी की सारी हमने पकड़ ली, एक ही दफ़ा टेबल्स आ गए, वो काउंटेड टेबल्स हैं। इस तरह से कोई ऐसी चीज़ जो हमें वन टाइम ऐप में गेट करनी है और उसके बाद हमें उसको बार बार गेट नहीं करना, तो वो मेन मॉडल तो उनको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मेन मॉडल से। अच्छा, मेन मॉडल के अंदर मैंने क्या किया, 2 लिस्ट बनाई, एक टेबल्स की, एक इसकी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। 2 लिस्ट बनी है, इसका मतलब तो जब भी इनवॉइसेस को मेन से कंट्रोल नहीं था करना, इनवॉइसेस जो उनसी हैं वो चेंज होंगी, तो उसको मेन में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जब इनवॉइस में जाएगा एपीआई कॉल करनी है, रिफ्रेश करना है, फेच करना है। बट टेबल्स और प्रोडक्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम गेट हो रही है, हर टाइम गेट नहीं होनी है, वन टाइम होनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गेट प्रोडक्ट का, और एक फंक्शन बनाया गेट टेबल्स का, ठीक है। ये जो है ना फंक्शन, इसका काम सिर्फ उसके स्पेसिफिक मॉडल से उस फंक्शन को कॉल करना है और उसका डेटा इस लिस्ट में अपडेट करना है। क्योंकि मैंने जिस भी पॉइंट पे एक प्रोडक्ट्स गेट करनी है, कंज्यूमर लगा के मेन मॉडल का इस लिस्ट से प्रोडक्ट गेट कर लेनी, और मुझे किसी भी पॉइंट पे टेबल्स को गेट करना है तो मैंने कंज्यूमर लगा के मेन मॉडल का टेबल्स गेट कर लेना, ओके। तो इसलिए बनाए थे। कंज्यूमर लगाना ज़रूरी है, वैसे हम भी कर कंज्यूमर या वॉच की लाइन ऊपर बिल्ड के लिख के, वो भी एक ही काम कर रहा है, बट कंज्यूमर यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, ओके, सही है। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ क्या ख़राब है, इसमें चीज़ क्या करनी है। देखो यहाँ पे ना मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सिर्फ एक फ़्लो, प्रोडक्ट का फ़्लो। अब हमारे पास सबसे पहले बना हुआ है, तुम भी देख लो कबीर सिंह, हमने एक एपीआई कॉल करनी है प्रोडक्ट की। सबसे पहले हम गए अपने सर्विसेज के अंदर हमने बनाई है प्रोडक्ट सर्विस। इस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हमने अपना सबसे पहले तो ये फंक्शन बना लिया जो हमने एपीआई का बनाना है। जैसे कि इसने ना डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शन बनाए हुए गेट का, पोस्ट का और डिलीट का। ये फंक्शंस का काम क्या करना है, ये हमें एक ही देंगे, या स्टेटस देंगे और एक एरर देंगे। इनका काम है, ये हमें एक स्ट्रक्चर में डेटा दे रहे हैं। हमने जो भी सर्विस फाइल बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सर्विस फाइल बनानी है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑर्डर हो, इनवॉइस हो, या जो भी हो, उसके अंदर ये वाले फंक्शन कंपलसरी होंगे। गेट का, पोस्ट का, एक ये वाला हैंडल रिस्पॉन्स, और एक पोस्ट का अगर पोस्ट चाहिए, और डिलीट का भी होगा। हमें हर सर्विस फाइल के अंदर क्या करना है, एक ये पोस्ट का, गेट का, और एक ये हैंडल रिस्पॉन्स को कॉपी ज़रूर करना है। मैं क्या करता हूँ, जब ये सर्विस फाइल बनाता हूँ, मैं पूरे के पूरे इन 3 फंक्शंस को किसी भी से ओपन कॉपी करके तो अगर हम इन तीनों को जो है एक में वैसे ही हम जिस तरह कंपोनेंट्स रखते हैं इस तरीके से रख लें, एक फोल्डर बना, फाइल बना, ये उसमें से कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें इनको रखने का फ़ायदा सर्विसेज के अंदर, यहाँ से हम कॉल कर लें, यहाँ से करें तो समझ आती है। ये एक इम्प्रूवमेंट है जो मैं सोची थी, बट मैंने कहा चलो फॉर नाउ हम काम तो करें ना। ये एक चीज़ है, लगा था फिर मैं कहा जिस तरह बना, देखो एक प्रोजेक्ट को इस पॉइंट से चेंज करना मुश्किल है, शुरू से चेंज करने में बेहतरी है, एकदम स्टेबल हो फिर चेंज करना समझ आता है। अब देखो तुमने इनवॉइस के बीच में अंडरस्कोर नहीं डाला, बाकी सारों में अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है, अंडरस्कोर सर्विस। एक चीज़ ये है, ठीक है। इन चीज़ों के ख्याल करने के, जब आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम करो, आपको दिखेगा कि क्या चीज़ यूज़ करनी, ओके।
लेट्स से मैंने प्रोडक्ट सर्विस बना ली, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर मैंने वो 3 फंक्शंस भी रख दिए, गेट, पोस्ट, जो भी थे। ठीक। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे बना दिया वो एपीआई जो हमने कॉल करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाई है फेच प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्ट, जितनी भी हमारी एपीआई है उनको सिर्फ हमने यहाँ पे उनका मेथड डिफाइन किया जो ऊपर बना हुआ है, गेट, पुट, पैच, जो भी ये मेथड है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी नीचे इनकी जो एंड पॉइंट्स की एक अलग से फाइल बनाई थी, उसका एंड पॉइंट जोड़ा। और हमने क्या किया, डेटा जो भी हमने पोस्ट के लिए पास किया, ये काम हो गया। अब ये जो सर्विस है, डीबगर से रुक जाता है वहाँ पर इधर बंद कर देना तो मैं इसका डीबगर बंद कर रीस्टार्ट करो ऐप को, रीस्टार्ट, पैकेट चलेगा तुम्हारा। ऐप रीस्टार्ट करो, कर दी है, शो नहीं हुआ। आ जाएगी। अच्छा ये बस ये 2 मिनट दो या ये हो गया बस ठीक है, कंप्लीट। करो अपना। ये प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनाने का रीज़न ये है, रिपोजिटरी फाइल जो उनसी है उसके अंदर आप सर्विस कॉल करोगे। ठीक। तो रिपोजिटरी के अंदर आपने आके क्या करना है, मैं अगर हूँ ना आपकी जगह, मैं पता क्या करता हूँ, किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी करता हूँ पूरी फाइल को, उसका पूरा फंक्शन कॉपी करता हूँ, गेट का, पोस्ट का, जो चाहिए, और उसके अंदर सिर्फ उसके रीनेमिंग करता हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये है, आपने रिपोजिटरी के अंदर कॉल करना है अपना वो वाला फंक्शन सर्विस का। तो रिपोजिटरी को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये ऊपर इंपोर्ट्स वगैरह उस हिसाब से कर ली। ये सिंगलटन का भी थोड़ा हाँ, ये सिंगलटन क्लासेस है। सिंगलटन क्लासेस है। ओके। इसके अलावा मैंने यहाँ पे API डॉट करके एक्चुअली वो सर्विस फाइल कॉल की, किसके अंदर, रिपोजिटरी के अंदर। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स और उसके बाद इस तरह से एरर हैंडलिंग की और यहाँ पे मॉडल लगाया, मॉडल लगा के यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है। और लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, मॉडल व्यू के अंदर, अब मैं मॉडल व्यू के अंदर गया, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के मॉडल व्यू के अंदर, और यहाँ पे मैंने वो फंक्शन कॉल करना है जो मैंने क्या कहते हैं बनाया था। ओके। अब यहाँ पे पता है क्या एक गलती की है, चलो ओके मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन है फेच प्रोडक्ट का, ये फेच प्रोडक्ट के फंक्शन के अंदर मैंने रिपोजिटरी फाइल से प्रोडक्ट गेट की और यहाँ से रिटर्न कर दी। रिटर्न इसलिए की क्योंकि हमें इस फंक्शन को मेन व्यू मॉडल से कंट्रोल करना। अगर ये ऑर्डर का फ्लो होता तो मैं यहीं पे इक्वल लगा के एक वेरिएबल बनाता ऑर्डर्स का और उसके अंदर सारे ऑर्डर्स पुट करता। बट ये एक स्पेशल केस है प्रोडक्ट का और टेबल का, और कोई भी हो सकता है। उसको मैंने यहाँ से रिटर्न किया और एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना के मेन व्यू मॉडल में यूज़ किया। आइए ओके। अब इस फंक्शन का नाम क्या, गेट प्रोडक्ट। इसको हमने वन टाइम मैंने क्या किया, नीचे एक फंक्शन बनाया था इनिट का। ये इस इनिट फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन कॉल होते हैं, गेट प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट। इस इनिट फंक्शन को मैंने जैसे ही ऐप ओपन होगी वन टाइम कॉल करना है। ये क्या करेगा, सारी की सारी प्रोडक्ट को इस वेरिएबल में रख देगा और सारे के सारे टेबल को इसमें रख देगा। तो हमने इस प्रोडक्ट की API को वन टाइम ही कॉल करना है। अभी अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, तुम्हारे यहाँ पे क्या गलती थी, अगर मैं इस API को सर्च करूँ ना पूरे प्रोजेक्ट में, तो देखो ये कितनी जगहों पे कॉल हो रही है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे भी एक जगह कॉल हो रही है, एक बटन के ऊपर, रिफ्रेश के ऊपर, और एक और 2-4 जगहें थी जिन पे कॉल हो रही है। डिलीट के ऊपर हो रही है, हो रही वो हो रही। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट मॉडल से कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर ये हो भी गई ना तो मेन व्यू मॉडल अपडेट नहीं होगा। तो हमने प्रोडक्ट के लिए और टेबल के लिए मेन व्यू मॉडल यूज़ जैसे अगर हमने डिलीट कर दिया है तो उसके बाद गेट आपको पता चल गया ना कौन से इंडेक्स पे, आप उस मेन व्यू मॉडल पे उस इंडेक्स से वो आइटम उड़ा दो। नहीं उस इंडेक्स से उड़ा दो ताकि हम API कॉल बचाएं, API कॉल बचाएं। अच्छा API कॉल बचानी, उधर से शो कम करा दी है उधर शो उस और जब ऐड हो तो फिर वो ऐड तो ये जो ऐड और डिलीट है ना, ये सिर्फ एडमिन करेगा और वेटर के कभी काम करते टाइम नहीं करेगा। अगर उसने कर भी दिया ना, वो फॉर नाउ हम रिफ्रेश इंडिकेटर एक लगाएंगे जो कॉल करेगा सिर्फ मेन व्यू मॉडल के इनिट फंक्शन को। अच्छा, इनिट फंक्शन खुद ही हमारा सारा काम करेगा ना, हमने प्रोडक्ट मॉडल को नहीं छेड़ना। उसमें जगह जगह नहीं लगाना, बस ऐड किया है और रिफ्रेश करना है उसने। रिफ्रेश पे वो रिफ्रेश करे या ऐड के ऊपर इनिट वाला फंक्शन कॉल करे, सही है। बाकी उन सब के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, वेटर्स के बाद कभी भी रियल टाइम पे एडमिन चेंज नहीं करता। या तो वो डे एंड पे करेगा या अर्ली मॉर्निंग करेगा। जब वेटर अपनी ऐप खोलेगा दोबारा से इनिट कॉल होगा, दोबारा से API कॉल होगी, लेटेस्ट प्रोडक्ट उसको मिल जाएंगे।
तो जो प्रोडक्ट है और जो हमारा टेबल है उन दोनों के लिए हमने एक ही मॉडल यूज़ करना है, मेन व्यू मॉडल। इसीलिए मैंने इसको किसी भी व्यू मॉडल के अंदर नहीं रखा हुआ। तो इन दो केसेस को तो हमने इस तरह से लिसन करना है। अभी होना क्या चाहिए, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, एक इनिट का फंक्शन कॉल किया था पता नहीं किस फाइल के अंदर, मैं देख रहा था वो भी उड़ गया, वो पता नहीं किसने उड़ाया, बट वो init का फंक्शन मैंने देखा था टेबल्स वाले में होगा है। अब ये करना है हमने, ये मैंने कॉल किया था अपने आई थिंक इसके अंदर, ये मैंने कॉल किया हुआ, ये देखो हाँ, ये मैंने किया हुआ देखा ऑर्डर था। व्यू के अंदर, सही है। अब इसने आपकी सारी प्रोडक्ट गेट करके, टेबल्स गेट करके उसमें इंसर्ट कर देनी। अब आपने किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, सिर्फ कंज्यूमर लगाना है, और कंज्यूमर के अंदर क्या लगाना है, जैसे मैंने लगाया भी था, आपने कंज्यूमर लगाना है और कंज्यूमर के अंदर मेन व्यू मॉडल यूज़ करना है। ये आपने किया हुआ ये जो मैप से ये शो करवाया डाटा, ये नहीं मैंने नहीं किया है, जो मैप से वो मैप से लूप बना के शो कराया नहीं मैंने नहीं वो मैं किया। पूछ रहा था फलक से, कहती AI ने किया। मैंने तो पूछा, मैं क्या AI ने किया ना। अच्छा ये देखो, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, मैं एक कंज्यूमर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको हो सकता है 2 मॉडल की ज़रूरत हो, तो आप ये कंज्यूमर 1 2 3 4 यूज़ करो। कंज्यूमर 1 2 का फ़ायदा ये होता है, आप इधर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी जितने होता ज़्यादा है, मॉडल यूज़ करने ये आई थिंक 6 होते हैं। अच्छा। तो हमने 2 का फ़ायदा ये हुआ है कंज्यूमर 2 का, कि आपको 2 मॉडल आप इकट्ठे अपने व्यू में यूज़ कर सकते हो। अब ऑर्डर व्यू मान लो हर टाइम अपडेट हो रहा है, बट मेन व्यू मॉडल तो आपको कभी भी प्रोडक्ट दिखानी है वहीं से गेट कर लोगे, आपको एक API तो बच गई ना। प्रोडक्ट हर टाइम अपडेट नहीं हो रही, टेबल्स हर टाइम अपडेट नहीं हो रही, ऑर्डर हर टाइम हो रहे हैं, ऑर्डर को आपने डायरेक्ट लिसन कर दिया, और ऑर्डर के व्यू मॉडल के अंदर ही आपने एक अपना वेरिएबल बना के उसमें फीड भी कर दिया। इसी तरह से इन्वॉइसेस के अंदर भी हमने इन्वॉइसेस के अंदर ही वेरिएबल बना के फीड किया, और कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। यानी मैं मेन से ना इनवॉइस शो करवाऊँ, उसके अपने व्यू मॉडल से शो करवाऊँ मैं इन्वॉइस के उससे, क्योंकि हाँ, इन्वॉइसेस तो हर टाइम अपडेट हो रही है, जैसे ऑर्डर ओके हो रहा है इन्वॉइसेस कॉल हो रही है। तो इन शॉर्ट मेन व्यू मॉडल में सिर्फ वो होगा जो वन टाइम गेट होगा। ठीक। ओके, आई कुछ थोड़ी बहुत? ओके गुड। अच्छा, तो अब दूसरी चीज़ तुमने एक क्वेश्चन किया था मुझसे, वो ये था कि अगर आपने आपने कोई फंक्शन कॉल किया और उसको वो फंक्शन प्रोवाइडर से कॉल हो रहा है, तो उसको मॉडल कैसे पास करना है, तो आपने वही कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड करके उसका मॉडल एज अ पैरामीटर भेज देना है। ओके, इसके अलावा ये हो गया। इनवॉइस के अंदर देखो तुमने अभी मेन व्यू कॉल किया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा स्पेसिफिकली कॉल हो जाएगा, सही है। देखो तुमने अभी इस तरह से भेजा, हम इसको करेंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे भी ओके, ये मेन व्यू मॉडल एक दफ़ा लगाया हुआ है। ओके, दूसरी एक चीज़ मैंने देखी थी, मेन व्यू मॉडल को ना हमेशा जब भी यूज़ करना है ना, कभी भी इस तरह से बिल्ड के नीचे यूज़ ना करो, बिकॉज मेन व्यू मॉडल या तो इसको ऐसे यूज़ करना है या इसको कंज्यूमर में एक टूल लगा के यूज़ कर लो। अच्छा, ताकि आपको मेन व्यू मॉडल में कभी भी चेंज हो हर जगह अपडेट हो जाए, ठीक है। या तो अगर इसको ऐसे भी यूज़ करते तो भी ठीक है, क्योंकि मेन व्यू मॉडल हर टाइम अपडेट नहीं हो रहा, वन टाइम उसमें डेटा आ जाएगा। बट इसमें ड्रॉबैक ही होगा, आपको हर टाइम मेन व्यू मॉडल अपडेट करना पड़ रहा है। मेन व्यू मॉडल कभी अपडेट नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा होगा, वो भी इनिट पे। अभी अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, मेन व्यू मॉडल के अंदर मैं देख रहा था, मैंने ये इनिट फंक्शन लास्ट पे रखा था सबसे। मेरा ये प्लान था कि इनिट फंक्शन के नीचे कुछ भी नहीं होगा, ये लास्ट था। अभी तुमने इनवॉइस का एक सेक्शन ऐड किया, ये चला जाएगा उसके अपने कंट्रोलर में जो बना होगा आई थिंक पहले ही, तो ये इसमें रहेगा ही नहीं। हाँ, मेन व्यू मॉडल में सबसे लास्ट सिर्फ एक इनिट फंक्शन है जिसने कॉल होना है। ठीक, मैं बस उसमें वो फिर अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वहाँ पे पास करवाया इनवॉइस में व्यू मॉडल। हाँ। तो फिर वहाँ से अब उधर पास कराना, वो उधर से हाँ, वो बस वहाँ से हो ही रहा उसको होगा, changing इसको करना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस। तुमने लिसन सिर्फ अपने इनवॉइस से ही करना है। इनवॉइसेस और ऑर्डर ऐसी चीज़ है जो हर टाइम कॉल होगी API, ठीक। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हर टाइम कॉल होगी। लॉगिन यूज़र एक दफ़ा करेगा, उसके बाद गेट एक दफ़ा करेगा प्रोडक्ट, या वो अगर जो टैबलेट एक दफ़ा है वो मेन से कर दें, वो मेन से हो जाएगा, और इनवॉइस और ऑर्डर वो सिर्फ उनके अपने मॉडल से कंट्रोल होगी। ये एक डिफरेंस था सबसे बड़ा। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, अभी ये गड़बड़ ये है कि अभी तुम्हारी बार बार API फैचिंग हो रही, सही है। वो अगर वो बार बार हो भी रही है, उसको मेन से करो अभी, प्रोडक्ट वाले में। प्रोडक्ट से खुद कुछ ना करो, मेन से कंट्रोल करेंगे। और मेन से इनिट फंक्शन ही कॉल करो सिर्फ। ठीक। इनिट फंक्शन तुम्हारा टेबल और प्रोडक्ट दोनों फेच करेगा। तो प्रोडक्ट में जब मैं प्रोडक्ट गेट कर रहा हूँ, टेबल को भी गेट करेगा? नहीं, फिर हमें खाली उसका फंक्शन फेच प्रोडक्ट वाला ही करना है।
और ये काम जो उनसा है ये सिर्फ एडमिन साइड पे होगा, इसलिए इतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट वेटर साइड पे बहुत ज़्यादा तो मैं इम्पैक्ट प्रोडक्ट करेगा। सेक्शन में फिर इनिट ना कॉल करूँ, मैं फिर उसका हाँ अपना तुम कॉल उसकी करूँगा। उसकी प्रोडक्ट वाली कॉल करोगे, टेबल के इंसर्ट में टेबल वाली करोगे, बट करोगे मेन से। और जब हम नेक्स्ट ऐप स्टार्ट करना तब इनिट को कॉल करना है इनिट बस। हो रही है अभी भी कॉल, बस एक दफ़ा क्रॉस चेक करना है कि सही स्क्रीन पे हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कंज्यूमर यूज़ करो इस तरह से, ठीक है, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो रादर देन आप उसके ऊपर रिलाई करो। ये ऊपर जो उनसा है ये इंपोर्ट करने से, ऊपर इंपोर्ट का ड्रॉबैक है। अभी तीसरी चीज़ थी इस तरह की कंडीशंस को अभी हमने सही करना है, ये बहुत गलत है, मतलब ये जो डिफ़ाइन हुई है ना ये सब मीडिया क्यूरी से हैंडल होना चाहिए। ओके, अब देखो तीसरी चीज़ ये है, अब ये कंज्यूमर लगाया है ऑर्डर व्यू मॉडल का, अब उससे ऊपर यहाँ पे वॉच भी लगाया हुआ है, मतलब डबल प्रोसेसिंग हो रही है और इसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डर व्यू मॉडल डॉट करके भी तो पास कर सकते थे ना, ये देखो देख रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं हमने करनी, ये चीज़ चेक करनी है कि हम डबल दफ़ा तो नहीं चीज़ें कॉल कर रहे हैं। अब सेम काम उधर हो रहा है, सेम काम इधर हो रहा है और सेम चीज़ हो रही है, इसका मतलब डबल रेंडरिंग हो रही है, डबल सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो वो उसके ऐप पे लोड एक्स्ट्रा लोड पड़ एक्स्ट्रा रहा है पड़ और रहा है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है। इसलिए तो स्लो हो जाता है इतना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें नोट रखना है और ज़्यादातर हमने वो ड्रिलिंग अप्रोच यूज़ नहीं करनी। ड्रिलिंग अप्रोच का मतलब है कि आपने इधर कंज्यूमर बनाया, आपने उसको पैरामीटर में उसका पूरा मॉडल आगे पास कर दिया और अगले पेज पे जाके उसके मॉडल के अंदर डॉट लगा के यूज़ किया। आपको जहाँ पे ज़रूरत है उसी व्यू में उसी जगह कंज्यूमर लगाओ और काम करो। सही है, ठीक है। सही है। और उतने सेक्शन पे कंज्यूमर लगाना है जितने सेक्शन पे ज़रूरत है। जैसे अभी देखो ये एक है टेबल, अब देखो इसके अंदर भी कोई मॉडल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर में चाहिए और इसमें चाहिए। एक्स्ट्रा आपकी रेंडरिंग हो रही है हेडर सेक्शन की, एक्स्ट्रा रेंडरिंग हो रही है टॉप बार मेन्यू की। ये टॉप बार मेन्यू के अंदर मान लो 1000 लाइन का कोड है, हेडर सेक्शन के अंदर मान लो 1000 लाइन का कोड दोबारा है रीबिल्ड हो रहा है और सारा का सारा रीबिल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ 2 मॉडल्स की बेस पे। अगर आपको इस तरह लग रहा है आप इससे इतने और इतने को अलग अलग कर लो, या इन दोनों को एक कॉलम में रख के इन दोनों को एक कंज्यूमर में रख लो, ताकि प्रोसेसिंग से इन दोनों पे इम्पैक्ट हो। और अगर हमें ये भी दिखता है कि इस मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मॉडल कॉल हो रहा है तो इसको कंज्यूमर ऑर्डर में रखो और इसको खाली ऑर्डर अलग कंज्यूमर उसमें रखो, इस तरह से। अब मेन व्यू मॉडल देखो यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं, तो इसमें हमने डुअल कंज्यूमर की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हो इस तरह के काम ये जब मर्ज करने के बाद चेंजेस करनी है वो सारी है। तो ये आप अपने ऊपर भी पहले करके भी जब इसमें- मर्ज करोगे तो दूसरे पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखो मैंने ये चेंज कर लिया जितना करना था, चलो ये आ गया। अब मैंने इसको देखा, अच्छा मैंने यहाँ पे एक वाइट लाइन ऐड किया, मैंने एक वाइट लाइन ऐड किया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने इस फाइल को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद मुझे ये भी वाइट लाइन नहीं चाहिए, मैंने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैंने इस लाइन पे रेड मतलब रिमूव किया इसको और इधर मैंने ये चीज़ ऐड की है, इधर मैंने रिमूव किया, ये सब ऐड किया। मैंने कहा ओके, लॉक फाइल एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको ज़रूरत नहीं होती कभी भेजने की, उसको भी डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, एक फाइल है, उससे दूसरे बंदे को इशू आया था, उसका अगर फ्लटर वर्जन ऊपर नीचे हो ना तो इशू आया था, उसको फिर डिलीट करनी पड़ेगी। तो अच्छी है आप अपनी तरफ से ही ना भेजो, लॉक फाइल ना भेजो, मैंने भी बिल्ड बार बार डिलीट कर रहा था तब से। बिल्ड फोल्डर और लॉक फाइल ना भेजे करो, वो यहाँ से डिलीट कर दो। ओके, अच्छा लेट्स से मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे कोई भी कमिट लिखा, कमिट जो लिखना है बहुत मीनिंगफुल लिखना है, दूसरे समझ बंदे को आए। समझ आए कि भाई इसमें हुआ क्या। मैंने इधर लिखा है एक्स्ट्रा कंज्यूमर या फिर एक्स्ट्रा कंज्यूमर रिमूव ऐसे करके, ठीक है। ओके, मैंने इसे कमिट किया और यहाँ से पुश किया, अब ये तुम्हारी ब्रांच में कोड है, अब ये बेस में नहीं है। बेस को हमेशा हमने करना होता है डे एंड पे मर्ज, या फिर तब करना होता है जब चेंजेस अभी मेरे ब्रांच से तुम्हारी ब्रांच में की है। ठीक है, ये है जस्ट नाउ, और इसमें नहीं है। बेस ब्रांच को अपडेट करना होता है हमेशा डे एंड पे, या फिर किसी ऐसे पॉइंट पे जब दोनों ने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसको ज़रूरत है उन दोनों को, मतलब मिड ऑफ द डे दोनों या सारे बंदे कहते हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उस पॉइंट पे हमें अर्जेंटली फिर उस बेस को अपडेट करना होता है। अदरवाइज हर डे एंड पे कोड मर्ज होता है बेस में, और बेस को चेक करते हैं कि हम सारा कोड ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये काम आपको रोज़ करना होता है डे एंड पे या अर्ली मॉर्निंग पे। तो कोशिश ये करते हैं इसको डे एंड पे टेस्ट करके आप आराम से जाओ, और जब भी मर्ज करो 1 घंटे का बफर रखते हैं,
मतलब मान लो आपका ऑफ टाइम है, मान लो 10 बजे, तो आपने 9 बजे बेस को मर्ज करना है, ताकि अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप उसको हैंडल करने के एबल हो। एंड टाइम पे उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये तो मैं टेस्टिंग के लिए मर्जिंग कर रहा हूँ ना। अच्छा, बेस के अंदर अब मैं मर्ज करता हूँ कौन सी ब्रांच, ये वाली। अब इसका एक कमिट है वो हो गया, पुश हो गया। अब फलक की ब्रांच है, फलक मुझे नहीं पता कर रही कि नहीं कर रही। अब अगर मैं ट्राई करूँ उसके अंदर करने की, तो इसके 4 कमिट्स हैं। तो ये जब फलक कर लेगी तो तुमने उसको ब्रांच में मर्ज कर देना और उसे कहना है भाई पुल ले लो। अभी मैंने उसे बताया था कि आप पुल ले लें। ओके, नेक्स्ट चीज़, अब लेट्स से फलक कोई चीज़ को पुश कर देती है और वो उसके पास जो चेंज है वो हमारे पास नहीं है, अच्छा, और हमारे पास जो चेंज है वो उसके पास भी नहीं है। तो हमने पहले पुल करना है, फिर पहले हमने फलक की पुल ले ली ब्रांच में जाके, फिर फलक की ब्रांच के अंदर अपनी बेस को मर्ज किया, फिर फलक की ब्रांच को दोबारा बेस में मर्ज किया, ताकि हमारा चेंज भी उसके पास आ जाए, उसका चेंज भी आ जाए। आ रही कुछ समझ? अच्छा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में किया ना, मेरा पागल है यार, सच में मुझे भी नहीं समझ आती थी। इसकी ब्रांच उसमें मर्ज, उसकी ब्रांच इसमें मर्ज, बस इसका सिंपल स्टोरी है। आप समझो, अगर इसने एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज किया ना, तो हमें वो चाहिए, वो इधर नहीं है, वो इसमें चाहिए, वो उसमें नहीं है। आपको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसके लिए दूसरी अप्रोच ही होती है, हर सिस्टम के अंदर ना एक मेन ब्रांच होती है। मेन ब्रांच का मतलब है कि जो क्लाइंट के पास डिप्लॉयड सिस्टम है ना, वो इस ब्रांच पे चल रहा है। इसमें से फजान वाली ब्रांच खत्म कर दी, वो तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ये है नीचे। अच्छा, अब ये जो मेन ब्रांच है ना, इसका मतलब है कि जब हम ये प्रोडक्ट को लाइव कर देंगे ना, तो जब क्लाइंट को हमने हफ्ते बाद एक अपडेट देनी है, या 2 दिन बाद देनी है, 3 दिन बाद देनी है, इस मेन ब्रांच का मतलब है इस टाइम क्लाइंट के पास ये चीज़ चल रही है। हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने इसको तब छेड़ना है जब हम वीकेंड पे क्लाइंट को बेस APK देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, और हमेशा हमने APK बनानी है मेन ब्रांच से, मेन कोड वोड मर्ज करके। उसके अलावा एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है डेवलप ब्रांच। अच्छा, ये डेवलप ब्रांच का मतलब होता है जब जब हम सारे काम कर रहे हैं ना, इसमें मर्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने इसका नाम बेस रखा, एक्चुअल में इसका नाम होता है डेवलप। ये जब मैंने कोड मर्जिंग की ना, मुझसे ख़राब हो गई थी ब्रांच, मतलब एक्स्ट्रा इन चीज़ों की वजह से। तो इस वजह से मैंने उस टाइम उसका रीनेम करके कोड ब्रांच बना दी बेस ब्रांच। मोस्टली आपने मेन से बनाई है या आपने किसी और ब्रांच के जो उस टाइम अपडेटेड थी, तुम सब की जो अपडेटेड ब्रांच थी, उसमें बेस मैंने उससे एक बेस ब्रांच बनाई। बट होता क्या है, एक डेवलप ब्रांच होती है। डेवलप ब्रांच का मतलब है कि ये वो ब्रांच है जिसको एंड पे हमने मर्ज करना है मेन में। सारे डेवलपर की अपनी अपनी ब्रांच होगी, सारे मर्ज करके डेवलप करेंगे, डेवलप जब टेस्ट होगी फिर मेन में मर्ज होगी। ओके, तो आई बिलीव इस कोड को अब इस तरह से देखा जाए कि हमारा एक मेन व्यू है, उसके बाद एक्स्ट्रा सारे मॉडल व्यू वगैरह सब उड़ा देने, और हमने एक ही मेन व्यू से सारे टेबल्स और उनको प्रोडक्ट को फेच करना है, और जब कभी कोई कॉल करना है इन्हीं से करना है, और टेबल और इनवॉइस और ऑर्डर के फ्लो को सेपरेट रखना है। ओके, और कोड को कमिट करते रहना विद मीनिंगफुल वर्ड्स, और उसके बाद जब ये चल जाएगा और डे एंड पे या किसी डेवलपर को चाहिए तो उसको उसकी ब्रांच में मर्ज कर देना। अब 1-2 दफ़ा जब तुम बेस में मर्ज करने जाओगे, तुमने मुझे बताना है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, हम देखेंगे। जब 1-2 दफ़ा तुमने सही मर्जिंग कर दी, उसके बाद तुम करते रहना खुद ही। ठीक है, ठीक है, तो डन है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? यस, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर एमवीपी तो समझ आ गया। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या? जो व्यू मॉडल है उसके बारे से जो चीज़ समझनी। ओके, व्यू मॉडल जो सा है ना, एक्चुअली हमारा व्यू मॉडल है वो जो व्यू के अंदर कॉल होना है। व्यू हमारी स्क्रीन है, व्यू हमारी स्क्रीन है, और प्रोवाइडर की जो फाइल है वो हमारी व्यू मॉडल है, प्रोवाइडर फाइल। हमने यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हर एक का अपना अपना फोल्डर कर दिया। अगर मैं टेबल ओपन करूँ, टेबल के अंदर एक व्यू मॉडल है, वो ये, इसकी पहचान के ये प्रोवाइडर फाइल है, इससे एक्सटेंड चेन नोटिफायर से, ये इस टाइम एक प्रोवाइडर फाइल है। उस प्रोवाइडर फाइल के अंदर हमने वो फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है जो API कॉल करनी है, जैसे मैंने नाम रखा हुआ है फेच टेबल, और उस प्रोवाइडर के अंदर इंपोर्ट करना है रिपोजिटरी को, लाइक दिस। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, आपने सबसे पहले व्यू बनाना है, व्यू के ऊपर आपका है व्यू मॉडल के ऊपर है रिपोजिटरी के ऊपर है आपका सर्विस। तो इसी तरह मैं उल्टा चल रहा हूँ। मैंने टेबल व्यू मॉडल के अंदर कॉल करना है रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी
के थ्रू फंक्शन कॉल करना है, और रिपोजिटरी के अंदर मैंने कॉल करना है सर्विस को इस तरह से, और सर्विस के अंदर मैंने इस तरह से इसको कॉल करना है। व्यू मॉडल मतलब आपने जब भी व्यू के अंदर अपने फ्रंट एंड के अंदर डेटा को दिखाना है तो आपने हमेशा उसको उसके व्यू मॉडल से दिखाना है, हमेशा उसके व्यू मॉडल से दिखाना है। नहीं उधर तो चल गया जैसे कि एक एग्जांपल है, यानी कि एक अब तो होटल की गेट नहीं वेटर रहा, की और गेट उसके नहीं हो बाद रहा, अभी हो रहा साथ था कोई आप जब मैं उसमें ऑर्डर वगैरह तब करने शो हो रहा था वाला यहाँ पे तो एक है उसमें पीछे अगर देखा तो क्या वो जाए डिलीट तो कर दिया हमारे पास अगर जो ऑर्डर कर रहा है इनवॉइस तो एक थी बेसिकली पीछे वो व्यू के लाएगा। जो होनी चाहिए थी पहले तो तीनों का अपना स्क्रीन है, जी जी ऑर्डर का अपना स्क्रीन है, व्यू ऑनर का अपना है, हर किसी का अपना अपना स्क्रीन है, व्यू है, हर एक का अपना व्यू मॉडल है, ऑर्डर व्यू मॉडल, प्रोडक्ट व्यू मॉडल, ये जितने भी व्यू मॉडल है। अब हर व्यू मॉडल की एक रिपोजिटरी फाइल है, पीछे से हमने हर change तो नहीं रिपोजिटरी change की एक थोड़ी। सर्विस फाइल है, वो वाली जो फील्ड चेंज करनी थी हर add एक करना था, सर्विस add की करना था service। प्रोडक्ट एक अपनी, जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, देखो इसके अंदर लिब है, लिब के अंदर एक है व्यू, व्यू के अंदर ये सारी व्यूज़ हैं। जी अब मान लो ऑर्डर है, ऑर्डर की एक व्यू फाइल है, ऑर्डर की ही एक व्यू मॉडल है, ऑर्डर की ही एक रिपोजिटरी है, सर्विस भी इसकी होगी। और इसकी अपनी सर्विस भी है। सही है, तो हमने इसी हायरार्की में एट द एंड लेके चलना है। इसको हम इम्प्रूव करेंगे और, बट अभी के लिए हम इसको तो फॉलो करें ना पहले। जी सही है, ये अब तुम और मैं मिलके बैठेंगे, जब तुम मुझे दिखाओगे कि ये चीज़ ओके हो गई है, फिर मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ओके सर फिर हम वो फिर सबको बताएंगे कि अब ये देखो हमने ऐसे ऐसे इसको अपडेट करेंगे। ओके, यस